आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं जो ना जाने कितनी देर से सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि इसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था और पूरा घर फूलों से सजाया गया था ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंहबोली माँ का था। उनके शौहर काफी सालों पहले वफात पाक चुके थे और मेरी माँ अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मेरी मुंहबोली माँ ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। वो मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। दोनों एक ही महल्ले में रहती थी, दोनों एक साथ खेल कर और पढ़ कर बड़ी हुई थी और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छोटा था। मेरी माँ की जाने के बाद भी मेरी माँ की ये सहेली मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी घर की जरूरत थी और उनको सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया और मैं उनको माँ कहने लगा। मैं पिछले 4 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर वो और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 4 साल पहले माँ की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं इसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठे हुई थी। वो कमरा जो माँ ने इस घर में मेरे नाम का रखा था और मैं 4 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंहबोली माँ की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। माँ शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे, लेकिन मैं इसी परेशानी में था कि कमरे में जाऊं आ ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इस 15 साल की लड़की के साथ शौहर बीवी का रिश्ता कैसे निभा पाऊंगा। मुझे सोचते हुए अजीब लग रहा था कि मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वो जैसी भी थी अभी बहुत कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी माँ के कहने पर ये शादी की थी कि हाँ, अगर जाहिरा थोड़ी सी बड़ी होती, वो 15 साल की जगह 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत प्यारी लड़की थी और मुझे इससे शादी करने पर कोई एतराज ना होता। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ जाहिरा के कम उम्र होने पर था। इससे ज्यादा मुझे मतलब कोई नहीं था, लेकिन माँ ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो माँ से ये कह दिया कि मैं अभी जाहिरा के साथ निकाह कर लेता हूँ, रुखसती बाद में कर देना, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक मैं अपने दोस्त के पास अमेरिका चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ सेटल भी हो जाऊंगा मैं। इसके बाद आप रुखसती कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन माँ कहने लगी, नहीं, मैंने रुखसती भी आज ही करनी है। मुझे रुखसती वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर जाहिरा को रुखसत होकर जाना था। रुखसती से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से शौहर बीवी एक रिश्ते में बंध जाते हैं या एक दूसरे के होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब जाहिरा बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और ये वाकई कानूनी जुर्म ही था। खामोशी और सादगी से माँ ने जाहिरा की मुझसे शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुँच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर कोर्ट में जाकर कह दिया कि मैंने कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी माँ के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। अगर वो वाकई दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ ने कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। माँ की बात पर मैं हैरान हो गया। धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? वो शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे वहां से उठना पड़ा और जाहिरा के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा जाहिरा पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे ना जाने क्यों जाहिरा को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और माँ की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसके साथ कुछ भी गलत
नहीं करूँगा। जब तक कि वो 20 साल की नहीं हो जाती मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। मैं इसके करीब जाकर खड़ा हो गया लेकिन बैठा नहीं था। मैंने इससे कोई बात नहीं की। वो सर झुकाए बैठी थी। वो इस वक्त इतनी हुसैन लग रही थी कि मैं उसका हसन लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। जिसकी उम्र 15 साल थी लेकिन इसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो तो इतनी बड़ी नहीं थी ना बहुत छोटी ही थी। और मैं कैसे इसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि अब बीट पर सो जाएं। सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो छोटी सी थी लेकिन बात इसने बड़ों जैसी की थी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वो खुद ही कह रही थी कि इसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो फिर मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि ज़ाहिरा अभी तक बैठी हुई है। क्या वो मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने इसे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि वो मेरी बात सुनकर नाराज हो रही थी। हालांकि मेरी बात पर इसे खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो इसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में चली गई। इसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे साथ लेट गई तो मैंने उठकर करवट बदली। लेकिन मुझे सोते वक्त पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर मेरी तरफ आ रही है। मैं फिर से इसकी जगह पर आराम से इसे धकेल देता लेकिन वो फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वो शायद नींद में थी। इसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी जो वो ये हरकत कर रही थी। लेकिन मैं तो जाग रहा था, सिर्फ मैं नहीं जाग रहा था। उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वो मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी बीवी थी और मैं इस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में इस तरह का रिश्ता निभाऊं। और यह कानून था कि अगर कल को पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती है तो ज़ाहरा के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर होनी थी। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं इससे दूर ही रहूं। मैंने ज़ाहरा को खुद से अलग किया और दूर होकर करवट बदल ली। सुबह मेरी आंख तो बहुत देर से खोली थी। मैंने देखा ज़ाहरा अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्द ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी ज़ाहरा को लेकर। मैं कैसे इसके साथ इतने साल एक कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं ज़ाहरा की माँ से बोलूंगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दें जब तक कि वो 20 साल की नहीं होती। ज़ाहरा लंबे चौड़े कद की लड़की थी और बहुत खूबसूरत थी। वो 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, खूबसूरत इतनी थी कि 22 साल की गुड़िया की तरह लगती थी। क्योंकि मैं तो इसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज्यादा ज़ाहिरा से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 4 साल इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूं। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आता था। फिर माँ कोई काम देती तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था। बिजली का बिल जमा करना होता, गैस भरवानी होती, तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए माँ मुझे बुलाया करती थी और मैं घर आ जाया करता था। मैं बना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। माँ की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था। ज़ाहिरा सिर्फ 15 साल की थी और मैं छोटी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल थी। वो मुझसे पूरे 10 साल छोटी थी। लेकिन माँ काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं 4 साल से माँ के घर में ही रह रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना थी। उसके अलावा मेरे पास मेरे मामू का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती थी। मुझे निकम्मा निक्कारह कहकर हर वक्त मेरा दिल जलाया जाता था। इसी वजह से मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूं और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं माँ के घर पर ही रहूंगा और जो मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था उनको मैं अपने पास सेव रखना
चाहता था ताकि ज्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतजाम कर लूं। लेकिन इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीजों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी माँ के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं इसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। ये मेरी माँ ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिखाए अपने पास रखा। मामू के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब माँ ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं ना मान सकता था, ना ही इनकार कर सकता था। माँ के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये मामला इतना नाजुक था कि मैं भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन माँ का दिल टूट जाता। वैसे ही वो अब इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उनको कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को मुआफ नहीं कर पाता। मेरी इस बात से माँ का दिल टूट सकता था और वो मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी, या फिर शायद वो मुझे अपने घर में रख भी ले, लेकिन मैं उनसे नजर मिलाने की काबिल ना रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए मान गया, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि रुखसती 5 साल के बाद की जाए। लेकिन माँ की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें निकाह के बाद ही रुखसती करनी है। मैंने कहा ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी रुखसती हो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और अल्लाह के करम से आप भी बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान हो। कोई भी लड़की तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शौहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है और ना ही बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ता को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़हरा की और तुम्हारी रुखसती भी हो जाए और तुम दोनों शौहर बीवी की तरह रहो। माँ ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, क्योंकि हर माँ को ये डर होता है कि इसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और ज़हरा अभी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थी जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने ज़हरा से शादी की हामी भर ली थी और इस शादी के लिए मैं अभी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए काफी नहीं थे, और घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ज़हरा से शादी करने में ही भलाई समझी और उसको अपनी किस्मत समझ ला। सोचा 2-3 साल इंतजार करता हूँ, वो बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुक रखूंगा, फिर जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर ज़हरा का दिमाग बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं इससे पूरे 10 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन ज़हरा की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पत्ता दे रही थी। वो इतनी भी छूटी नहीं थी जितनी छूटी मैं इसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि शायद माँ ने ही ज़हरा को ये समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे शौहर बीवी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्द ही ज़हरा उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत बंधन में बंध जाए। मुझे माँ की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बेटी की सेहत की फिक्र नहीं थी, बस इसका फ्यूचर बनाना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया कि ये सब माँ ज़हरा को सिखा रही है। मैंने महसूस किया कि ज़हरा तो खुद इस टाइप की लड़की थी कि इसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया था। वो हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और शायद इसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गए थे और मैं इसका शौहर था। इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन्स में बदलाव आ जाते हैं और उन्हें ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वो अपनी राहों से भटक जाती है, और ज़हरा भी इसी उम्र से गुजर रही थी। शायद ज़हरा को ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक बेड पर ही सोते थे तो वो मेरे करीब आ जाती थी। अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वो अभी सिर्फ 10वीं जमात में थी। मैं जब इसे स्कूल छोड़ने जाता तो वो मेरे
बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं इसे कहता कि मुझसे हिट कर बैठा करो तो वो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती, लेकिन फिर दोबारा से मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मुझ जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे इसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा ना जाओ। यह कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चोगली कर दी तो मैं जेल के सुलाखे के पीछे भी जा सकता था। कुछ दिनों से मैंने देखा कि जास की दिमागी हालत दिन बाद दिन खराब होती जा रही थी। इसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा, लेकिन इस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होगी जब इसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद इसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वो मेरे सीने से लग गई। मेरे जिस्म में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे ज़ाहरा की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से से मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने इसे झटक दिया था और वो रोने लगी। बोली, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हो? मैंने इससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्से की मारे बुरा हाल था। मैंने इसको बहुत ज्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर रहा और अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया और 2 दिन ने अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमाग तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। घर वापस आया तो माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि ज़ाहरा का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़ जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने माँ से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे जास चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगी, प्लीज बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर ज़ाहरा के पास आया, इसका हाथ थामा और इसे बेड पर बिठा दिया। अच्छा सॉरी, गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वो रोने लगी, रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं इसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि इसे और अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ, माँ के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगने लगी हो और तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने इसे आज अपना हर दर्द बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर इसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब कर रह गई थी। वक्त कुछ और आगे को बढ़ा तो ज़ाहरा का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। माँ भी उन दिनों चुप चुप सी थी, काफी बीमार भी रहने लगी थी। मैंने माँ से ज़ाहरा के बारे में कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो माँ कहने लगी कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी, इसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, इसके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया तो वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा ज़ाहरा के लिए भी बहुत बड़ा था। इस वक्त मैंने ही इसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि इसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी 4 महीने से परियुग्नत है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वो कम उम्री में ही ये गिल खुला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। माँ की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी। ज़ाहरा का मेरे करीब आना अब समझ आया था। मेरी अक्ल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में ज़ाहरा ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी बहुत कम उम्र है, इसका बहुत ख्याल रखें वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो ज़ाहरा को कमरे में ले गया, इसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कितनी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और माँ को मैं ही मिला था तुम्हारे ये गुनाह छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ ये किया। कहकर वो रोने लगी, कहने लगी, माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी कम उम्र हूँ और तकलीफ नहीं सह सकती। ये सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गया। नुक्ता ज़ाहरा कहने लगी, आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं काफी दिनों से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं ज़ाहरा को इसकी माँ के पास छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा, कुछ साल बाद आऊंगा, तब तक ज़ाहिरा तकरीबन 20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादी शुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खिल कर आया था, मुझे हिलाकर रख दिया था। अमेरिका जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले ही दिन ज़ाहरा को बना बताए वहाँ
چلا گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں بالکل نہیں آیا تھا کہ وہاں پر زہرا اکیلی لڑکی ہے جو کہ ماں بننے والی تھی، اور ابھی تو اس کے پاس اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا، اس وقت میں غصے میں تھا اور غصے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا میں اسے چھوڑ کر امریکہ آ گیا اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے پیچھے سے زہرا کا کیا ہوا تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا شاید غلط کیا تھا اور یہ احساس مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، زہرا کا خیال مجھے پریشان کرتا تھا اور یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا تھا کیونکہ میرا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہوا تھا اور مجھے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی تھی۔ سچ کہوں تو میں زہرا کی خاطر ہی پاکستان آیا تھا، ورنہ پاکستان میں میرا تھا ہی کون۔ میرا جو 2 سال کا ایگریمنٹ تھا اس کے ختم ہوتے ہی میں سیدھا پاکستان آیا تھا۔ میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا تھا کہ زہرا ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بعد مجھے سکون ہو جاتا، لیکن گھر آ کر جو میں نے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا واقعی وہ زہرا تھی؟ وہ ایسے صوفے پر پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے پیلا رنگ لکھا دیا ہو، ہاتھ پاؤں سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گئے تھے۔ میں تڑپ کر اس کے پاس پہنچا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر مشکل سے مجھے دیکھا تھا، مجھے دیکھ کر شاید اسے نہیں آیا تھا، اس نے مجھے چھو کر محسوس کیا۔ میں نے کہا زہرا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی اور بولی تمہارے جانے کے بعد میں بہت تکلیف میں تھی، پتہ نہیں خدا نے مجھے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے، ورنہ شاید میں تو اسی دن مر جاتی جب میں نے میرے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ تکلیف یاد کرتی ہوں تو ابھی بھی سہم جاتی ہوں۔ اس وقت مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی اپنا نہیں تھا، وہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی اور میں بس اسے سن رہا تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کی حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی تمہارے جانے کے بعد میرا کوئی نہیں تھا، پاپا کی جو پینشن آتی تھی اس سے میں اپنا خرچہ چلا رہی تھی، لیکن زندگی جینے کی کوئی امید نہیں پیچھی تھی، بس مر جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں تمہیں اس بات کا قصوروار نہیں ٹھہراتی کیونکہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوا تھا، لیکن اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ زبردستی کیا گیا تھا۔ میں اس وقت زہرا کو اٹھا کر ہسپتال لے کر بھاگا تھا، اس کے سارے چیک اپ ہونے کے بعد پتا چلا کہ اسے ٹی بی ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا اور وہیں اس کا علاج کروانے لگا۔ اسے بالکل ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے